हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए क्लास 12th का एक हम लोग न्यू चैप्टर का शुरुआत करते हैं फिजिक्स में। ये चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं आपको सिलेबस के रिस्पेक्ट में समझाऊं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हमारे पास अगर रेफरेंस बुक की बात करें एनसीईआरटी का, तो टोटल 2 एनसीईआरटी किताब है। तो एनसीईआरटी किताब में जो पार्ट 2 किताब है, पार्ट 2 का पहला चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है बात? ये चैप्टर को लाइट के फॉर्म में आप क्लास 10th में ही पढ़े थे, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि आपको आता कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग बोर्ड के रिस्पेक्ट में, नीट के रिस्पेक्ट में, चाहे जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, हर रिस्पेक्ट में चीज को कवर करेंगे। तो थोड़ा हो सकता है लेक्चर ज्यादा लगे, क्लियर है, लेकिन मैं आपको ये बताते चलूंगा कि बाबू ये बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके जेई मेंस, नीट और आईटी एडवांस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब मैं एक तरह से सेपरेशन क्रिएट करते रहूंगा कि आपको बोर्ड में ये चीज पढ़ना है, ये सब चीज जेई मेंस के लिए पढ़ना है, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। ये बात मैं आपको क्लियर करते हुए हर टॉपिक में चलूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख भी रहे होंगे, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स को पूरा तरह से डिटेल्ड करेंगे, जितना वक्त लगे लगने दीजिए, डील करेंगे पूरा तरह से, और उसके बाद जाके हम लोग फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में खास करके हमको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप को देखना, वो एकदम लास्ट के मोमेंट में हम लोग वो सब चीज को डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला हेडिंग लगाइएगा रे ऑप्टिक्स। फर्स्ट हेडिंग इज हमारा क्या? रे ऑप्टिक्स। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे पहली बात है कि सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से क्यों इसको जानते हैं? बाबू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से इसलिए हम लोग जानते हैं कि इस पूरा चैप्टर में, खास करके रे ऑप्टिक्स जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस पूरा चैप्टर में क्लास 9-10 में जो आप बेसिक ज्योमेट्री का रूल्स पढ़े हैं वो सब यहाँ पर अप्लाई होता है। दिस इज द रीजन हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? जो क्लास 9-10 में आप बेसिक ज्योमेट्री पढ़े हो कि कोरोस्पोंडिंग एंगल, पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो भी आप ज्योमेट्री पढ़े हो 9-10 का, वो यहां पर भी अप्लाई होने वाला है। दिस इज द रीजन हम इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए तो पहला टर्म पे हम आते हैं, रे ऑप्टिक्स। सबसे पहली बात क्या कि सर इस ऑप्टिक्स शब्द का क्या मतलब होता है? इस ऑप्टिक्स शब्द का सिंपल सा मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। प्रकाश के बारे में पढ़ना, लाइट के बारे में पढ़ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। जो भी ब्रांच लाइट के स्टडी को डील करता है, दैट ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज ऑप्टिक्स। आई होप आपको बात क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसी के साथ जुड़ा हुआ टर्म है रे। समझिएगा बात को, रे क्या होता है? तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे तो जितना भी लाइट होता है उस लाइट का पाथ को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रे के सिंबल से। रे वर्ड आप ज्योमेट्री में पढ़े हुए, क्लास 9th में जिस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है, तो आपको पढ़ाया गया होगा एक एरो टाइप का जो सिंबल होता है बाबू, हम उसी को रे बोलते हैं। कहने का मतलब उसका क्या होता है, एक एंड कहीं गुजर रहा है, एक जगह का डायरेक्शन फिक्स रहता है। समझाते हैं रे के बारे में। सबसे पहला बात क्या? इट इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ लाइट। लाइट का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग रे से डिफाइन करते हैं। ठीक है, लाइट का जो रास्ता होता है, बार बार क्या बोलेंगे, लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, तो हम उसको एक सिंबल बना देंगे कि समझ में आ गया कि अच्छा इधर की तरफ लाइट जा रहा है या इधर की तरफ लाइट जा रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए समझते हैं अगला बात। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ये कुछ इस तरह का सिंबल से हम लोग रे को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल होता है आप क्लास 9th में भी देखे हुए हैं ज्योमेट्री में, ये चीज, इसी को हम लोग रे बोलते हैं। और लाइट का डायरेक्शन या लाइट का पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रे का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको एरो हेड दिख रहा है ना, ये जो तीर टाइप का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एरो हेड। इसको हम बोलते हैं एरो हेड। ठीक है, ये हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा रे ऐसे है, इसका मतलब लाइट का डायरेक्शन इधर की तरफ है। अगर मान लीजिए हमारा रे ऐसे है, इसका मतलब लाइट का डायरेक्शन इधर की तरफ है। एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए एरो ऐसे है तो इसका मतलब लाइट का डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो आप एक बात समझ गए क्या
कि सर जब भी हमको लाइट को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, रे बना के रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इसलिए ये बात हम लिख भी देते हैं क्या, इस पूरा चैप्टर में लाइट विल बिहेव एज रे। इस पूरा चैप्टर में जो अपना लाइट है उसको हम रे की तरह ट्रीट करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। सिर्फ दो बात सीखे, सबसे पहला बात ऑप्टिक्स और दूसरा बात लाइट। ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है, सिंपल वर्ड में स्टडी ऑफ लाइट। रे का क्या मतलब होता है सर, रे का मतलब होता है क्या कि सर जो पाथ होता है लाइट का उसी को हम लोग रे बोलते हैं। क्लियर है बात, और उसको हम लोग एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरा बात सुनिएगा, रे नाम का कोई चीज थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है, फिजिकली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी हम बोलेंगे लाइट आ रहा है तो हम भले बोलते हैं रे आ रहा है, लेकिन रे नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, बस ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं सर, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है? हम इसलिए बोल रहे हैं बाबू कि कहीं भी अगर आप लाइट जाएगा, पतला से पतला लाइट भी जाएगा तो वहां पर एक रे से ज्यादा रे होगा। कहीं भी हल्का सा भी पतला सा भी लाइट जा रहा होगा तो वहां पर जनरली हम ये मान के चलते हैं वहां एक से ज्यादा बहुत पतला कितना लाइट होगा। लेजर लाइट मान लेते हैं, जो आप नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं लेजर लाइट, तो उसमें भी एक से ज्यादा रे होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि रे जो होता है वहां एक अकेला रे नहीं होता। जब भी लाइट जाएगा तो वहां कलेक्शन ऑफ रे होगा, जिसको हम आगे बढ़ के नाम दे देंगे क्या, बीम। तो हम आपको ये बात बस स्पष्ट करना चाहते हैं कि रे जो है ये बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रे नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। जहां भी बात कर रहे होते हैं वहां हम लोग रे के फॉर्म में बीम का बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको रे से बनाते हैं कि 5 को लाइन बनाने से अच्छा है कि एक लाइन बता दो, बात तो क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। जब भी हम रे बनाएंगे तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होना चाहिए कि सर यहां सिर्फ एक लाइट रेस नहीं आ रहा है, यहां पर कलेक्शन ऑफ लाइट है। बस हम चीज को आसान करने के लिए, समय बनाने के लिए एगो रे बनाते हैं, ठीक है। तो रे जो है बस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है। जो एग्जिस्टेंस होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ रेज, या हम सिंपल शब्द में बोलेंगे बीम का। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बीम पढ़ाते हैं। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है डेट इज बीम। पहले हम आपको बता चुके हैं कि बीम जो होता है वो सिंपली वर्ड में बोलेंगे तो बंडल ऑफ रेज होता है या कलेक्शन ऑफ रेज होता है। तो बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज बंडल ऑफ रेज, ठीक है। ढेर सारा जो हमारा रेज होगा उसी को हम लोग बीम बोल देंगे। अगर हम आपको सिंपली शब्द में बोलेंगे तो ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या है हमारे पास 1 2 3 4 एक से ज्यादा रेज है, तो बंडल ऑफ रेज है। तो इसी पार्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, बीम। यहां तक बात क्लियर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बीम जो होता है वो टोटल 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है कन्वर्जेंट बीम, नाम से पता चल रहा है किसी पॉइंट पर जाके सब कन्वर्ज कर जाएगा, मिल जाएगा। डाइवर्जेंट बीम, नाम से पता चल रहा है कि किसी पॉइंट पर जाके वो लोग सब एक, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। और तीसरा आता है पैरेलल बीम, जैसे कि आपको पता भी है पैरेलल बीम क्या होगा, कि आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल टाइप का रिलेशन रखेगा। कहने का मतलब सबके बीच में एक इक्वल सेपरेशन होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। तो लिखते हैं जो समझे, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम कैसा होता है देखिएगा। बीम क्या होता है ये भी आपको क्लियर कर दिए सर, बंडल ऑफ रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट बीम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर कहीं ना कहीं आगे बढ़ के, 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 ये सब का सब जो बीम है वो सब का सब जो बीम है वो आपस में जाके एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह का बीम को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम।
क्लियर है बात। आप सिंपल याद रखिएगा कि कन्वर्जेंट बीम का मतलब होता है कि अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, रे के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो ऐसा हमको लगेगा कि कहीं ना कहीं जाके सब मिल जाएगा। इस पार्टिकुलर रेज या कलेक्शन ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, इसको एक और तरीका से डिफाइन किया जाता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बीम है ऐसे जा रहा है, एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बीम ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, बात समझ गए? तो ऐसे करते 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 ये जाके ऐसा हमको लग रहा है कि आगे में जाके मिल जाएगा। तो इस तरह का जो बीम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अगर हम डायमीटर की बात करेंगे तो आप देखोगे ये डायमीटर है, मान लो इसका गोल टाइप का, इसे मान लो ये डायमीटर है। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बीम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका डायमीटर पहले इतना था, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। तो इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है क्या, कि हम इसमें बोलते हैं कि डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ diameter of beam decreases in direction of beam। ठीक है, जिधर रे का डायरेक्शन है, जिधर पाथ है इसका जाना, उधर की तरफ अगर आप डायमीटर देखोगे तो देखो पहले इतना बड़ा डायमीटर था, फिर देखना डायमीटर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कम कम कम। तो इधर की तरफ क्या हो रहा है? जिधर की तरफ आपका रे का डायरेक्शन है उधर की तरफ इसका डायमीटर कम कम कम, देखो इतना ठोका हुआ, फिर इतना ठोका, फिर इतना ठोका, फिर इतना ठोका, फिर इतना ठोका, फिर इतना ठोका। सवाल समझ गए? सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बस ये है कि कन्वर्जेंट बीम का मतलब होता है कि ऐसा बीम जो हमको ऐसा लगे किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा होगा, या सिंपल शब्द में आप डायग्राम याद रखें जिससे आपका सारा काम हो जाएगा। या डिफाइन करने का तरीका भी है कि डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ रे या डायरेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरा जो आता है हमारा वो है कन्वर्जेंट के बाद डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम आराम से सुनते रहिएगा, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। डाइवर्जेंट बीम, पहले डायग्राम बनाते हैं डाइवर्जेंट बीम का। ये देखिए डायग्राम, ठीक है। हाँ, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस सब जो रे जा रहा है, जो कलेक्शन ऑफ रे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट से जा रहा होगा। अगर हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये जो है ये किसी एक पॉइंट से इधर उधर इधर उधर जा रहा है। जैसे अभी हम लोग क्या सीखे? अभी हम लोग सीखे कन्वर्जेंट के केस में बीम हमारा ऐसे करके गया और मिल गया, ऐसा लगा हमको। डाइवर्जेंट में क्या है? ऐसे था, अब ऐसे चला गया। समझ में आ गया फर्क? ऐसे जाके मिला, डेट इज कन्वर्जेंट, ऐसे चला गया, डाइवर्ज कर गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह से इसका डेफिनेशन बनाना चाहेंगे तो आप समझ गए कि सर रे के डायरेक्शन में डायमीटर घट रहा था, यहाँ पर क्या है? रे के डायरेक्शन में डायमीटर देखो पहले इतना ठोका, फिर 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 इतना ठोका, तो रे के डायरेक्शन में इसका क्या होगा? डायमीटर बढ़ेगा। तो हम लिख रहे हैं, देखिएगा, डायमीटर ऑफ बीम increases in the direction of ray। आई होप कि आपको बात पूरा स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट क्लियर हो गया, डाइवर्जेंट क्लियर हो गया। तीसरा आता है डेट इज पैरेलल बीम। ये तो बड़ा आसान है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल बीम। अगर हम डायग्रामेटिकली बनाएंगे पैरेलल बीम तो आप समझ गए कि सर पैरेलल बीम कैसा दिखेगा। पैरेलल बीम कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जो बीम आपस में मोटा मोटी इक्वल डिस्टेंस लेके चलेगा। तो अगर हम इसका डायमीटर का बात करेंगे तो जितना यहाँ उतना ही यहाँ, 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 उतना ही यहाँ। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डायमीटर है बीम के डायरेक्शन में या रे के डायरेक्शन में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम इस तरह का बीम को क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम। लिख भी देते हैं हम आपके लिए, यहां से लिख देते हैं, डायमीटर ऑफ बीम रिमेन
कांस्टेंट इन डायरेक्शन ऑफ रे। ठीक है, तो स्पेशल बात क्या है कि रे के डायरेक्शन में या बीम के डायरेक्शन में, कभी कभी रे के जगह बीम, ये एक ही बात है सर, कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम। तो रे के डायरेक्शन में या बीम के डायरेक्शन में डायमीटर अगर इंक्रीज कर रहा है तो डाइवर्जेंट, अगर डिक्रीज कर रहा है तो कन्वर्जेंट, और कांस्टेंट रह रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ कुछ बात अभी तक समझ में आया होगा। सबसे पहला ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट, दूसरा रे, पाथ ऑफ लाइट, तीसरा बीम, कलेक्शन ऑफ रे। ठीक है, और उसके बाद उसका और सब पार्ट्स की बीम जो होता है वो टोटल 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या होता है, जिसका डायमीटर बीम के डायरेक्शन में या रे के डायरेक्शन में क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब घट रहा है। ठीक है, या डायग्राम याद रखिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद आता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है सर, ऐसा बीम या ऐसा कलेक्शन ऑफ रेस जिसका डायमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रे बोलो या बीम बोलो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इधर की तरफ। डायग्राम याद रखिएगा, इससे काम हो जाएगा। और पैरेलल में क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। यहाँ तक सारा बात क्लियर है। एक बात और, आप क्लास 10th में ये बात पढ़े, हम इसको लिखा ले रहे कि बहुत बच्चा वाला चीज़ है, बस हम ऊपर ऊपर बता रहे हैं आपको। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि हमारे पास 3 तरह का मीडियम होता है। ठीक है, सबसे पहला मीडियम जो होता है डेट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट आर पार बड़ा इजीली कर पाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे हम सिंपल शब्द में बोलेंगे क्लियर वाटर, साफ पानी हो गया, शीशा हो गया, ये सब क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर ओपैक मीडियम। जो सुन रहे हो उसको अगर आप लिखना चाहोगे तो आप लिख भी सकते हो। ओपैक मीडियम क्या होता है, ओपैक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट आर पार नहीं कर सकता है, थ्रू विच लाइट डज नॉट पास। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपैक मीडियम। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो वुड, लकड़ी है ना, लड़की भी हो सकता है, उससे भी आर पार नहीं होगा लाइट। और उसी तरह से हमारा ब्रिक हो गया, मेटल हो गया, दीवार हो गया, है ना, ये सब जो भी सॉलिड मटेरियल होता है, इस सब से लाइट आर पार नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपैक मीडियम। उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट पार्शियली आउट हो सकता है, मतलब कुछ लाइट पार होता है, कुछ लाइट पार नहीं होता, इसलिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं पार्शियली, जिससे लाइट पार्शियली आउट पास होता है, मतलब बाहर अंदर कर सकता है पार्शियली, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो फॉग हो गया, ओस हो गया, तो उसमें कुछ दूर आपको दिखाई देता है, उसके आगे फिर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। फॉग हो गया, स्मोक हो गया, धुआं, धुआं के आर पार कभी आपको स्पष्ट चीज़ नहीं दिखाई देता है। तो ये सब जो हो गया, मिल्क हो गया, कभी दूध से आपको आर पार चीज़ दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह का जो मटेरियल होता है, मीडियम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। तो आपको ये बात 10th में पढ़ाया गया, हम बहुत बच्चा वाला चीज़ नहीं बताएंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल 11th-12th में है, तो स्वाभाविक सी बात, 11th-12th नहीं 12th में है आप, है ना, तो आप काफ़ी सीनियर हो गए हैं 10th से, तो हम उम्मीद करते हैं कि छोटा मोटा बात आपको जरूर आता होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला जो इंपॉर्टेंट बात है हमारा लाइट होता है क्या, उस पर पहुंचते हैं। आप इसको प्लीज नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके वजह से सारा कहानी बन रहा है, दैट इज लाइट। लाइट होता है क्या, आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, काफ़ी बच्चे को पता होगा, काफ़ी को नहीं पता होगा। लाइट के बारे में आप पढ़े होंगे, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसके वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। या कुछ बच्चा ऐसा पढ़ा होगा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसके वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो आराम से समझते हैं लाइट होता है क्या। सबसे पहली बात है कि हम एक बेसिक डेफिनेशन आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है आपको ये डेफिनेशन टफ लगे, लेकिन हम इस डेफिनेशन के थ्रू कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सुनिएगा बात को, मेरी बात ध्यान से। सबसे पहला बात है, हम एक बेसिक डेफिनेशन आपको बोल रहे हैं कि लाइट जो होता है ना बाबू, एक तरह का फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, या हम बोलेंगे लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ लाइज बिटवीन 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन। हम लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिंपल सा भी मतलब समझो इतना आप क्या, कि ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। समझ रहे बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आप सिंपल सा मतलब अभी समझो कि ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए, इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए हम लोग लैम्डा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा। हुज वेवलेंथ लाइज बिटवीन, हम बिटवीन को शॉर्ट में इसे लिखते हैं 3600 एंगस्ट्रॉम टू, बिटवीन 3600 एंगस्ट्रॉम एंड 7800 एंगस्ट्रॉम, है ना। ग्रामर वगैरह अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड का कॉम्बिनेशन होता है। वैसे बोलने में टू भी ठीक लगता है लेकिन टू लिखना गलत होता है ना, खैर ये इंग्लिश की बात है। हम आते हैं, लाइट क्या होता है? एक तरह का पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जिसका वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम में लाई करता है। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन। कोई चीज जो हम देखते हैं वो देखने के लिए जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार लाइट ही है। जो आप हमको देख पा रहे हैं मोबाइल के थ्रू, है ना, आपके आंख में रोशनी है, लाइट जा रहा तभी ना देख पा रहे हैं। तो लाइट इतना प्रीशियस चीज है, अगर लाइट ना हो तो दुनिया में हो के भी ऐसा लगेगा दुनिया में है नहीं है। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जिसका वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं बाबू। ठीक है, 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में पड़ता है। और वो हमारा, सॉरी लाइट तो चला गया है। चलिए, चूंकि हम लोग लाइट पढ़ रहे थे और अचानक से पढ़ते पढ़ते लाइट ही चला गया, है ना। चलिए मुद्दा पर आते हैं। एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हाँ देखिए, लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लाइट के बारे में क्या समझे हम लोग? लाइट के बारे में हम लोग बस इतना सा बात समझे कि सर लाइट जो होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, या हम सिंपल शब्द में बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट, वो हिस्सा जिसका वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन, या हमको वो चीज, किसी भी चीज को देखने में मदद करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक है, थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जैसे मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा गामा रेस, ये हमारा एक्स रेस, ठीक, ये हमारा अल्ट्रा वायलेट रेस, ये हमारा इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और ये हमारा रेडियो। ठीक है, अब सुनिएगा बात को ध्यान से, थोड़ा सा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम आपको क्या बोले कि मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, इसको जो इस पूरा चीज होता है बाबू, इस पूरा चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब आप समझ जाओ गुच्छा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक तरह से गुच्छा है हमारे पास। ठीक है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। ठीक है, बढ़िया। आप सुनिएगा बात को ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं? लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो हिस्सा जिसका वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ का बात करोगे और यहाँ का बात करोगे तो ये जो हमारा वेवलेंथ होता है ये होता है 3600 एंगस्ट्रॉम, और ये जो वेवलेंथ होता है ये होता है हमारा 7800 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ गया? ठीक है, आप सुनिएगा बात को ध्यान से। ये जो हिस्सा होता है 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम हिस्सा, इसी को बाबू हम लोग बोलते हैं लाइट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट। बात समझ में आ गया? क्लियर है?
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम आपको क्या बोले, सिंपल शब्द में समझिएगा, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा जिसका वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है, और वही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा विजन के लिए, कोई चीज को देखने के लिए। तो उस पार्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, लाइट। यहां तक बात क्लियर हो गया। और ये जो व्हाइट लाइट हमको रिप्रेजेंट होता है, आपको पता है कि व्हाइट लाइट को हम लोग आगे कलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, दैट इज नोन एज विबग्योर। यहां तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब छोटा मोटा बात, इधर की तरफ जब आप चलोगे तो आपको याद रखना है, जब भी आप इधर की तरफ जा रहे हो तो आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है। हम इसको इस तरह से लिखें, वेवलेंथ आपका बढ़ रहा है, और अगर आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब हम पूरा बात को कंपाइल कर रहे हैं, सुनिएगा बात को ध्यान से। हम बोले लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा जिसका वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइट करता है, वो हिस्सा ही हमको मदद करता है चीज को देखने के लिए, और उसी हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, लाइट। ठीक है, अगर हम लाइट को देखेंगे तो आगे फर्दर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर है बात? अच्छा, आपको इस बात में और कुछ याद रखना है। याद क्या रखना है कि इधर की तरफ बाबू, आपको ये अगर ऑर्डर पता है तो इधर की तरफ जो है आपका वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटता है। स्वाभाविक सी बात, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ घट रहा है। तो आपसे सवाल ये भी बना सकता है कि बताओ इसका का वेवलेंथ का ऑर्डर लिखो, या आपसे इस पे भी सवाल बन सकता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें वेवलेंथ का ऑर्डर लिखो। तो अगर आपको ये चीज याद है, ये पूरा का पूरा पिक्चर याद है, तो हमको लगता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ जो भी सवाल बनेगा वो आप जरूर कर लोगे। समझ पा रहे मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं? आप उस सवाल को जरूर डील कर लोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइट क्या है समझ में आ गया। बस ये फील कराने के लिए हम इतना बात बोले, कहानी तो बस उतना सा ही है जो आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा जिसका वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है, और यही जो इतना ठो जो हिस्सा है, ये नहीं, इतना ठो हिस्सा जो है, इसका एक स्पेशल क्वालिटी है। ये हमको देखने में मदद नहीं करता, ये भी नहीं, कहीं भी नहीं। ये जो 3600 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का जो आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, यही हमको देखने के लिए दुनिया को मदद करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट। क्लियर हो गया बात? अब इतना इंपॉर्टेंट चीज है यार, तो थोड़ा सा तो डील में करना ही चाहिए हम लोग को अच्छे तरह से इसको, है ना। इस वजह से अब इतना क्लैरिटी में आपको पता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को डील करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग अपना जो अगला हेडिंग है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का प्रॉपर्टीज पर, लाइट का अनंत प्रॉपर्टीज है, हो सकता है ना। हमारे जो काम का है हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है, आप हेडिंग लगाइएगा, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। सुनिएगा बात को ध्यान से। रेक्टिलिनियर वर्ड का मतलब होता है सीधा रास्ता में चलना। प्रोपागेशन शब्द का मतलब होता है चलना, रास्ता। ठीक है, रेक्टिलिनियर का मतलब सीधा और प्रोपागेशन का मतलब होता है रास्ता। तो सीधा रास्ता में चलने का प्रॉपर्टी को लाइट का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा बात को ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर सेम मीडियम हो, अगर एक ही मीडियम हो, मीडियम ना बदल रहा होगा, तो लाइट तब तक स्ट्रेट लाइन में चलेगा जब तक उसके रास्ता में कोई बाधा नहीं आएगा। वापस से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं कि अगर सेम मीडियम हो, एक ही मीडियम हो, मीडियम नहीं बदल रहा है, तो लाइट तब तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा जब तक उसके रास्ता में कोई ऑब्स्टेकल ना आए, बाधा ना आए। ठीक है, इस पूरा प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जो समझे उसको लिखते हैं। हम क्या बोले, इन सेम मीडियम लाइट travels from one point to another in a straight line until and unless it encounters
ये इनकाउंटर्स वो वाला नहीं है जो पुलिस करते हैं ना, इनकाउंटर्स का मतलब होता है टकराना यहाँ पर, है ना। इट इनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल। क्लियर है बात। हम क्या बोले, हम सिंपल बात वही बोले जो आपको समझाई, क्या कि अगर सेम मीडियम में हो, मीडियम ना बदल रहा हो, जैसे मान लो अगर एयर में है तो एयर में ही हो, एयर से पानी का बात नहीं हो रहा होगा या पानी से ग्लास का बात नहीं हो रहा होगा, किसी एक ही मीडियम में हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो लाइट ट्रेवल करता है वो किस में करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कब तक, जब तक उसके रास्ता में कोई बाधा ना आए। अगर बाधा आएगा तो हो सकता है लाइट टेढ़ा मेढ़ा होकर चले जाए। बात समझ में आ गया। तो इस पूरा प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। क्या बात क्लियर है। आपसे सवाल इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आप डिफाइन करो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है, या प्रॉपर्टीज के फॉर्म में आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चिपका ही दोगे इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए दूसरा बात, दूसरा प्रॉपर्टीज अगर हम लिखे तो हमको पता है कि लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ, आपको इतना पता है कि अगर वैक्यूम या एयर की बात करेंगे तो लाइट का अप्रोक्सीमेट स्पीड, हम वापस से बोल रहे हैं एग्जैक्ट स्पीड नहीं, लाइट का अप्रोक्सीमेट स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लिखते हैं लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग अप्रॉक्स में बोलते हैं क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अप्रॉक्स। ठीक, कहां पर, इन एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है कि लाइट का एग्जैक्ट स्पीड कितना होता है, 299,792,458 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको वो याद नहीं रखना, आपको सिंपली याद रखना है कि एयर या वैक्यूम में जो लाइट का अप्रोक्सीमेट स्पीड होता है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हम स्पीड होता है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रॉपर्टीज क्या समझे कि अगर सेम मीडियम की बात करो तो लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा जब तक उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए, ऑब्स्टेकल ना आए। और दूसरा बात क्या सीखे कि किसी भी मीडियम एयर या वैक्यूम का अगर हम बात करेंगे तो लाइट जो ट्रेवल करता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। यहां तक बात क्लियर है। चौथा पॉइंट पर आते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज है, सॉरी तीसरा प्रॉपर्टीज, हाँ तीसरा प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि लाइट the speed of light changes when it travel from one medium टू अनदर। ठीक है, हम सिंपली ये बोल रहे हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, मान लो हवा से पानी में गया, मान लो पानी से ग्लास में गया, मान लो ग्लास से हवा में आया, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसके स्पीड में जो है, उसके स्पीड में चेंज आ जाता है। आप बोलोगे सर स्पीड में काहे चेंज आता है, समझाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, क्लास 10th में भी आप फॉर्मूला पढ़े हुए कि v बराबर दैट इज इक्वल टू c/n, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, v बराबर c/n। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ कट वगैरह भी रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ठीक है, सुनना, आप क्लास 10th में भी ये बात पढ़े हैं, v बराबर c/n। हम आपको बता देते हैं v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। n क्या होता है सर, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम शॉर्टकट में लिख रहे, थोड़ा RI लिख रहे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, क्लियर है। c क्या होता है, c तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये पता है कि जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। c तो कांस्टेंट रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो फिक्स है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदलने से क्या होगा, v भी बदलेगा। बात समझ में आ गया।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको जो प्रॉपर्टी बोले ये बात स्पष्ट हुआ कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही आप लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड बदलता है। कारण हम बड़ा आराम से तरीका से बोल सकते हैं कि सर जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा, इसका मतलब लाइट जो है वो क्या होगा, बताओ, लाइट जो है उसका स्पीड कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, कहने का मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम स्पष्ट तरीका से जाए तो हमको पता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ वेव उस मीडियम में घटेगा, काहे कि अप्रॉक्सीमेटली का रिलेशन है, और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट या वेव जो है उस मीडियम में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है, तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। और आपको पता है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। आप पढ़े हुए क्लास 10th में, हम आपको याद भी कराते जाएंगे, ठीक है, दिलाते जाएंगे याद। और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, और वी कैन से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था, कुछ प्रॉपर्टीज और हम लोग डील करेंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आया ना कि जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो आपका स्पीड बदलेगा लाइट का। अगर आपसे पूछेगा क्यों बदलेगा तो सिंपली बोलेंगे कहानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आ रहा है। अगर हम मीडियम बदल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, और अगर मीडियम बदल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि स्पीड भी बदल जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग अगले प्रॉपर्टी और प्रोसीड करते हैं। चलिए चौथा प्रॉपर्टी की ओर प्रोसीड करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, सुनिएगा बात को ध्यान से। आप शायद पढ़े हो या ना पढ़े हो हमको नहीं पता, लेकिन आपको हम ये बात बता देते हैं कि लाइट जो होता है बाबू वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर क्या होता है, डुअल नेचर का मतलब होता है जिसका व्यवहार एक से ज़्यादा हो। जनरली आप इंसान में देखते हैं मल्टीपल नेचर होता है ना, किसी के सामने कैसा, किसी के सामने कैसा। खैर वो बहुत बात की बात है, हर सिचुएशन परिस्थिति के मुताबिक इंसान अपने आप को बदलता है, वो भी बहुत बात की बात है। अब आते हैं मुद्दा पर। लाइट जो होता है वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर का मतलब ये हो गया कि लाइट वेव भी नेचर शो करता है, अभी देखिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कहानी, और लाइट के पास जो होता है वो पार्टिकल नेचर भी होता है। इसी बात को क्लास 12th में अपने को डिटेल में पढ़ना, आप चिंता ना करें। अभी बस आप ध्यान रखें कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, और डुअल नेचर में एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा जो पार्टिकल नेचर होता है उस पार्टिकल का एक नाम होता है जो आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज के तौर पर। ठीक है, बस वही बता रहे हैं। ठीक है, the particle of light is known as photon। ये नाम याद रखिएगा। हम आपको क्या बोले, लाइट डुअल नेचर शो करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। जो पार्टिकल है लाइट का उसका नाम क्या होता है, फोटोन, या फिर इसको एक और शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेट इज क्वांटा। ठीक है, तो आप प्लीज इस नाम को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रॉपर्टीज पर आते हैं। अब आपको पता है कि लाइट वेव भी है, तो वेव है तो दुनिया का हर वेव ये कंडीशन को फॉलो करता है क्या, लैम्डा बराबर v/f, या ऐसे आप याद रखो v बराबर लैम्डा इंटू एफ। किसी भी वेव के लिए ये कहानी फुलफिल होता है क्या, v बराबर लैम्डा इंटू एफ। सुनिएगा बात को ध्यान से। v क्या है हमारा, v है हमारा स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, ये आपको अभी तुरंत पढ़ा है कि सर जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है तैसे तैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तैसे तैसे स्पीड ऑफ वेव चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मीडियम डिपेंडेंट है ना, मीडियम पे डिपेंड करेगा। सुनते रहिएगा बात को ध्यान से, ये हमारा मीडियम डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट। ठीक, ये हमारा मीडियम डिपेंडेंट है। कहने का सिंपल सा मतलब है मीडियम बदलेगा और हमारा ये क्या हो जाएगा, स्पीड बदल जाएगा। ठीक, अब आते हैं एफ। एफ आपको पता है क्या है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। स्पेशल बात ये है बाबू कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम इसमें लिख भी दे रहे हैं, आप याद भी रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सोर्स डिपेंडेंट। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते थे मीडियम इंडिपेंडेंट, एक ही बात हुआ। ठीक, और वेवलेंथ लेमडा का क्या, अरे भाई ये कांस्टेंट है तो ये इस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा, तो इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ
और ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंडेंट। ठीक, अब सुनिएगा बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब भी किसी लाइट को किसी सोर्स से भेजा जाए, मान लो एक बार आप टॉर्च जला के लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजे, तो आपको पता है कि जब हम टॉर्च जला के लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज रहे हैं तो मीडियम चेंज हो रहा है, इसका मतलब भी और लेमडा बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। क्यों? काहे कि जो अपना सोर्स था जहां से लाइट आ रहा था, टॉर्च को थोड़ी बदले, नहीं बदले, तो टॉर्च हमारा नहीं बदला है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, चाहे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ही क्यों ना चला जाए। क्लियर है बात? अगर हम टॉर्च को बदल के अब हम जो है किसी और, मान लो बाइक का लाइट मार रहे हैं आप, ठीक है, टॉर्च को बदल से बाइक का लाइट हम मार रहे हैं या कोई वेपर लाइट मार रहे हैं, तो चूंकि आप लाइट का आने वाला सोर्स को बदल दिए, इसका मतलब ये दोनों तो बदलता ही बदलता है, मीडियम बदलने से ये भी बदल जाएगा। कहानी समझे? तो जब तक सोर्स को ना बदला जाए तब तक लाइट भले एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, उसका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप इतना बात क्लियर हुआ होगा। हम आपको क्या बोल रहे हैं, जब तक लाइट का सोर्स को ना बदला जाए, सोर्स का मतलब ये हो गया कि कहां से लाइट आ रहा है, तब तक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, भले उसका मीडियम से मीडियम बदलना पड़े। ठीक है, इसी बात को समझाते हुए हम आपको एक डायग्राम समझाते हैं। देखिएगा, ये हमारा एक लेयर है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। आई होप कि ये शब्द से आप फेमिलियर पहले हो चुके होंगे। इंटरफेस का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा लेयर या सरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा मीडियम 1, इसको क्या लिखे यार, मीडियम 1 लिख लो, ये हमारा मीडियम 1 और ये हमारा मान लो मीडियम 2, है ना। आप ऐसे मान लो ऊपर में हवा है, नीचे में पानी है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप एक नॉर्मल गिरा देते हैं, मतलब एक परपेंडिकुलर हम इस पर गिरा दिए। यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक, अब ये जो लाइट है हमारा, ये लाइट इस पर ऐसे करके गिरा, तो जो लाइट इस पर आके गिरा इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर मान लो इसका स्पीड v है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, इसका फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है, तो आपको पता है दो कहानी बनेगा। एक कहानी तो ये कि अगर कुछ ना होता तो लाइट ऐसे चला जाता, लेकिन आपको हो सकता है कि एक बार तो रिफ्लेक्शन होगा, तो एक लाइट ऐसे गया। ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे। सुनिएगा बात को, हम कंपाइल करेंगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जाएगा, तो हो सकता है ये ऐसे जाए, हो सकता है ये ऐसे जाए। अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, बस हम बोल रहे हैं कि कुछ ना होता तो ऐसे जाता जैसे आ रहा था, लेकिन ऐसे ना जाके ऐसे गया है। हम अभी इस बहस में एकदम नहीं पढ़ रहे हैं कि लाइट ऐसे क्यों गया, ऐसे क्यों नहीं गया, हम उसमें नहीं पढ़ रहे। बस हम बोल रहे हैं कि अपना रास्ता से जैसे मीडियम चेंज हुआ तो थोड़ा सा डेविएट हो गया, मतलब बेंडिंग हो गया उसका। क्लियर है? चलिए, ये जो हमारा रे है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, या एक और नाम होता है इसका ट्रांसमिटेड रे। ठीक है, तो जितना बाबू अभी हम आपको समझाए हैं, आपको बस इतना सा काम करना है। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे है, और ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगर सेमी मीडियम में आ गया तो आपको पता है रिफ्लेक्टेड रे, हम उतना डिटेल में जाने रहे, अगला टॉपिक में हमको पढ़ना भी है ये बात। और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो हम आपसे बस पूछ रहे हैं कि भी लैम्डा एफ में क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पर। तो आप समझ गए कि सर अगर लाइट सेम मीडियम में रहा, इसका मतलब मीडियम चेंज नहीं हुआ है, तो भी चेंज नहीं होगा, और अगर भी चेंज नहीं होगा तो लैम्डा भी चेंज नहीं होगा। और आपको पता है कि चूंकि सोर्स को बदलने का कोई बातचीत हो नहीं रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी जो था वही रहेगा। कहने का साधारण सा बात है कि इसका स्पीड भी होगा, वेवलेंथ लैम्डा ही होगा, और फ्रीक्वेंसी एफ ही होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम क्या बोले सर कि लाइट, ये इंसिडेंट का ये कहानी था, तो रिफ्लेक्टेड का कहानी पूछे तो हम आप ही बोले क्या कि सर लाइट जो है अपना वो सेम मीडियम में रह गया। अगर सेम मीडियम में रह गया तो भी में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी पढ़े ना अगला प्रॉपर्टीज से पहले वाला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो बदलता है। यहाँ तो सेम मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब भी वही रहेगा। भी वही रहेगा तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, वेवलेंथ वही रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा। क्यों?
इसलिए नहीं कि लाइट मीडियम नहीं बदल रहा है, इसलिए क्योंकि सोर्स बदलने का बात नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये सोर्स पे डिपेंड करता है, प्लीज आप इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, जब तक सोर्स ना बदला गया हो, ऐसा बोला ना गया हो कि सोर्स बदला है, तब तक फ्रीक्वेंसी चाहे इधर से उधर कहीं चले जाए नहीं चेंज होगा। ठीक, अब आओ इस पर। अब आप समझ गए सर इससे इस पर आए हैं तो मीडियम चेंज हुआ है, मीडियम चेंज हुआ तो भी में चेंज आएगा और लेमडा में चेंज आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? काहे कि मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर अब इसके बारे में कहानी लिखे तो इसका स्पीड भी ना हो के मान लो भी डैश हो गया, कुछ चेंज आ गया, हमको नहीं पता क्या हुआ, बस ये हम बोलना चाह रहे हैं कि चेंज आ गया। ठीक, अगला लेमडा क्या हो गया सर? लेमडा लेमडा ना होके लेमडा डैश हो गया। मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ये भी डैश हो गया, मतलब स्पीड में चेंज आ गया। क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ इसलिए, काहे कि मीडियम बदला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला, इसलिए अगर भी चेंज हो गया तो लेमडा चेंज हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी एफ का एफ ही रहेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रहा है। क्यों सर? फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं चेंज हो रहा है काहे कि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। पूरा कहानी का मूल बात बस इतना सा है, क्या कि मीडियम के चेंज होने से, सुनिएगा बात को ध्यान से, मीडियम के चेंज होने से स्पीड बदलता है, वेवलेंथ बदलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारा बचा हुआ है, मैं देख लेता हूं, अगर हमारे पास जगह है तो हम यही एडजस्ट कर देंगे। हाँ, हमारे पास जगह है, हम एडजस्ट कर देते हैं। सुनिएगा बात को ध्यान से। लास्ट प्रॉपर्टी, आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन कलर। येलो ग्रीन कलर का जो मिक्सचर होता है वो आंख के लिए बहुत बढ़िया होता है, बस इतना सा बात। ठीक, मतलब अगर हम आंख को देखें, आंख से कोई चीज को देखते हैं तो अगर हमको येलो ग्रीन कलर का चीज दिखता है तो आंख पे कोई तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं होता। बाकी सब में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आप 10th में पढ़े होंगे कि या रेटिना वेटिना क्या क्या होता है, वो सब एडजस्टमेंट चलता है। ठीक है, तो आंख के लिए जो सबसे सूटेबल कलर है, जो सबसे बढ़िया कलर है, वो होता है हमारा येलो ग्रीन कलर। इसलिए आप देखते होंगे खास करके यूट्यूब सब में जो आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं उसमें यूट्यूबर जो होता है वो हरा येलो टाइप का एक पर्दा लगा के कवर करता है, बनाता है। ठीक है, तो येलो ग्रीन कलर एक रीजन है। या आप अगर आप कोलकाता कभी विजिट किए हो, है ना, कोलकाता अगर आप कभी गए हो, या और भी कहीं शहर की बात है, चूंकि हम गए तो हमको वहाँ का आइडिया है। कोलकाता अगर आप विजिट किए होंगे तो वहाँ पर जितना भी कॉमर्शियल व्हीकल्स होता है, जितना भी गाड़ी रोड पर जो सवारी के लिए चलता है, कमर्शियल व्हीकल्स होता है, उसका जनरली रंग, खास करके टैक्सी का रंग आप देखिएगा कोलकाता में येलो कलर का होता है। ठीक है, क्यों? काहे कि वो आई के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारा लाइट से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। अगर हम लेक्चर को कंपाइल करेंगे तो आज के लेक्चर में हम लोग रे सीखे, ऑप्टिक्स सीखे, बीम सीखे, उसके बाद लाइट को समझे, बहुत अच्छा से डिटेल में समझे कि इतना प्यारा सा चीज़ है और इतना छोटा सा एंगस्ट्रॉम, मतलब अगर हम बोलेंगे तो 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम में, बस इतना सा बारीकी चीज़ की वजह से आज हम दुनिया को देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात और तीसरा बात क्या कि प्रॉपर्टीज को समझे सबसे। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला लेक्चर हुआ पूरा रूप से खत्म। अगले लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डील करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। ठीक है, थैंक यू। नोट कर लीजिएगा इसको प्लीज।